किस उम्र से लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लिए बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आपके पास पहुंचते हैं? तो डायपर्स की वजह से भी टॉयलेट ट्रेनिंग में डिले होता है, या कोई बच्चे के अंदर वीट एलर्जी या सीलियक डिजीज़ कहा जाता है जिसको, वो अगर उसके लक्षण अगर आ रहे हैं तो इन सब बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन हमको देखने के लिए मिल। सब चीज़ बनाए, उसको अच्छे से ग्राइंड किए, एकदम मैश कर दिए, उसको एकदम पतला सा हो गया, इसको चबाने की भी ज़रूरत नहीं है, और उसको बच्चे को जल्दी जल्दी खिला दिए। तो ये गलत प्रोसेस है। हमने जो देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो मिल्क डिपेंडेंट होते हैं वो पक्का कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। ज़रूरी है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़। पानी इज़ मस्ट, पानी तो हर चीज़ के लिए जरूरी है, पानी का कोई नुकसान नहीं है। टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं कि टॉयलेट ट्रेन करिए बच्चे को। अब उसको वो कितने कितने उम्र पे शुरू हो जाएगी? उसको आदत पड़ी हुई है सब निगल के खाने की या फिर दूध पी के काम चला लेने की, तो वो बच्चा फिर वो नहीं चबाना सीख पाता है। कम उम्र में ही बच्चों में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की शिकायत देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार हैं, जिनका दिल्ली में किडी विंक चाइल्ड केयर क्लिनिक है, पेडियाट्रिशियन है, मेरे बच्चों को 12 साल से देख रहे हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं। सर, आपसे समझना चाहते हैं कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो है वो कितनी आम हो गई है और लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो चीज़ पहले काफ़ी रेयर हुआ करती थी, पहले उतनी कॉमनली हमको देखने नहीं मिलती थी, अब वो चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड ही है, मान के चलिए। इसके पीछे अगर आप रीज़न देखें तो बहुत सारे रीज़न हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं आज के डेट में बच्चों के में, उनके खाने पीने के तरीके में, उनके रहने सहने के, और जो बिज़ी लाइफ हो गई है, एक तरह से बोलिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम और मोबाइल या डिजिटल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, ये इसके लिए ज़्यादातर तौर पे प्रमुख तरह से जिम्मेदार माना गया है इस चीज़। किस उम्र से लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लिए बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आपके पास पहुंचते हैं? देखो, ऐसे तो हम अगर आप कैटेगरी डिवाइड करें तो एक हम 1 ईयर से छोटे बच्चों को अलग कैटेगरी में रखते हैं जिनको इन्फेंट्स कहा जाता है, और 1 ईयर से ऊपर के बच्चों को हम फिर टोडलर एंड फिर चाइल्डहुड ऐसी तरह से डिवाइड करते हैं। तो जो इन्फेंट एज ग्रुप है उसमें हम इनिशियल 6 मंथ पे तो ज़्यादातर बच्चे मदर मिल्क पे रहते हैं, और वो मिल्क एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं बेसिकली। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे में अगर बच्चा 3 दिन 4 दिन इवन 1 वीक तक भी अगर पॉटी ना करे तो हम उसको नॉर्मली कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो 1 वीक या उसके बाद भी जब पॉटी करता है तो वो सॉफ्ट स्टूल ही पास करता है। वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेंडेंसी है, वो नॉर्मली ली जाती है 6 महीने तक के बच्चे 6 महीने तक के बच्चों में। लेकिन अगर वो टॉप फिट पे है बच्चा, या कोई एनिमल मिल्क पे, कई बार पेरेंट्स गाय का दूध या दूसरे कोई दूध पिला रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वैसा बच्चा अगर वो 2 या 3 दिन भी पॉटी ना करे और हार्ड स्टूल पास करे तो भी उसको हमको कॉन्स्टिपेशन की तरह ही कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि वो फिर हार्ड स्टूल बन रहा है, दैट इज़ पेनफुल फॉर द बेबी, और वो उसके ग्रोथ में और उसके डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है इस चीज़ को। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं मैटर करती है, उसकी कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है कि स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी आ रही, हार्ड आ रही है या फिर सॉफ्ट आ रही है या फिर मीडियम रेंज में है। तो ये एक बहुत आजकल कॉमनली देखने मिल रहा है कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है। 6 महीने के बाद हम एडवाइस करते हैं कि बच्चे लोगों को आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीड कहने का मतलब है कि बच्चों में सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, या घर की जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, खीर वगैरह बना के देते हैं, या फिर ओट्स वगैरह देते हैं, चीला वगैरह, तो ये सब सेमी सॉलिड चीज़ें हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जब सेमी सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं तो साथ में वाटर इनटेक भी हम बताते हैं कि वाटर इनटेक भी बढ़ाइए, बच्चे को सेमी सॉलिड्स खिलाइए। मिल्क जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन मिल्क की फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है और सेमी सॉलिड्स की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा देनी है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट होता है, 6 महीने से 1 साल के बीच में होता है मोस्टली। अब 6 महीने से 1 साल के बीच में अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीड सही तरीके से स्टार्ट नहीं होता है तो भी 6 महीने से 1 साल के बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन अब देखने के लिए मिल रहा है हमको। और ये पहले जो मान लो 6 महीने से 1 साल के बच्चे में 100 में से 1-2 को देखने मिलता था, वो 100 में से 10-15 बच्चों को देखने मिल जा रहा है अभी हमको। तो ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात। और जो थोड़े टोडलर एज ग्रुप में हैं, जो इसी बच्चे पे अगर बात कर 6 महीने से साल भर के जो बच्चे हैं, अगर इस तरह की शिकायत होती है, किस तरह की समस्या हो जाती है उनको तब जब उसके बाद वो आते हैं? अब वही मेन प्रॉब्लम यही है कि जो 6 महीने से 1 साल का बच्चा है वो कुछ बता नहीं सकता,
ठीक है। उसके अलावा वो अभी तक 6 महीने तक मिल्क पे रहता है। 6 महीने के बाद हम उसको सेमी सॉलिड स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो मदर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चे को खाना खिलाना, क्योंकि बच्चा एक सिर्फ सकिंग करने वाले उसके आदत रहती है उसकी। अब उसको च्यू करना है या थोड़ा बहुत उसको डीग्लूटिनेट करना है या कि निगलना है उसको, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा करके सिखाना पड़ता है। पहले पतली चीज़ें देनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद सेमी सॉलिड्स, फिर थोड़ी और सॉलिडिटी उसकी बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इसमें क्या होता है कि इस एज में कॉन्स्टिपेशन हमको देखने के लिए उन बच्चों में मिलता है 6 महीने से 1 साल वाले बच्चों में, जिनमें कि खाने में फ़ाइबर नहीं जा रहा है। जिनके अंदर फ़ाइबर, जैसे कि अगर वो खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर उसमें कुछ वेजिटेबल नहीं मिलाए हैं, घिया तोरी टाइप की चीज़ या गाजर वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं मिलाए हैं, या कोई फ्रूट साथ में इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, जैसे एप्पल हो गया, पपीता हो गया या चीकू हो गया, कोई भी सेमी सॉलिड फॉर्म में अगर फ्रूट इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, या पानी नहीं पिला रहे हैं, खाना खिला दे रहे हैं लेकिन पानी नहीं पिला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी उसके अंदर स्टमक में उसके डाइजेशन को अफेक्ट करती है, और जो स्टूल बनता है वो फिर हार्ड बनता है। तो ऐसे बच्चों में फॉल्टी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल, एक जो मेजर चंक है। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम वाली कंडीशंस भी होती हैं, जैसे किसी बच्चे में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, या किसी बच्चे में अगर मेंटल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या कोई बच्चे के अंदर वीट एलर्जी या सीलियक डिजीज़ कहा जाता है जिसको, वो अगर उसके लक्षण अगर आ रहे हैं, तो इन सब बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये थोड़े से कम देखने मिलते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो फॉल्टी फीडिंग की वजह से होती है। फॉल्टी फीडिंग। उसके बाद अगर साल भर के बाद अगर बात करें, अब साल भर के बाद अब क्या होता है कि इसी का कंटिन्यूएशन फेज़ है, ठीक है। अब 6 महीने से 1 साल के बच्चे में अब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा करके चबाना और निगलना ये सीख लेता है। तो वो जब मदर क्या करती है, लेकिन उसको चबाने के लिए या च्यूइंग करने के लिए मौका नहीं देती है, ठीक है। सबको आजकल थोड़ी सी बिजी लाइफ है, हड़बड़ी है, थोड़ा सा काम जल्दी, जैसे सबको उतना पेशेंस भी नहीं होता है मोस्टली, है ना। तो उसको गपागप खिलाए उसको और ख़त्म किए काम, अपना खा लिया, अपना ड्यूटी पूरा हो गया। ड्यूटी मतलब कि मदर को भी एक टेंशन ही रहती है कि खाना खिलाना है ना, नहीं तो वो अपने ऊपर ब्लेम लेती है वो कि मैं नहीं खिला पा रही हूँ, चाहिए, इस तरह का चीज़ रहता है। तो वो अपना वही धर्रा चल रहा होता है कि सब चीज़ बनाए, उसको अच्छे से ग्राइंड किए, एकदम मैश कर दिए, उसको एकदम पतला सा हो गया, इसको चबाने की भी ज़रूरत नहीं है, और उसको बच्चे को जल्दी जल्दी खिला दिए जी। तो ये गलत प्रोसेस है। बच्चे को 6 महीने के बाद 7वें 8वें महीने से दांत आने लग जाते हैं, थोड़ा सा उसके दांत मसूड़े फूलने लग जाते हैं, तो उसको चबाना पसंद आता है, ठीक है। लेकिन वो उसको अगर मौका ना मिले तो वो जो चबाने की उसकी क्षमता है वो नहीं डेवलप हो पाती है, और वो फिर उसी ढर्रे पे चल रहा होता है कि वो पीस के खिला रहे हैं, उसको ग्राइंड करके खिला रहे हैं। तो ये प्रोसेस उसके डाइजेशन में, उसके आगे के डेवलपमेंट में बहुत अफेक्ट करती है। इसलिए हम हर एक मदर को एडवाइस करते हैं कि भैया ठीक है, शुरुआत में तो आप थोड़ा सा एकदम पतले फॉर्म में दीजिए, लेकिन जैसे 9 महीने 10 महीने तक पहुंचता है बच्चा, तो आप उसको सेमी सॉलिड करते जाइए, धीरे धीरे उसकी डेंसिटी बढ़ाते जाइए, ताकि वो थोड़ा सा च्यू भी करे। और इन बिटवीन भी आप थोड़े थोड़े फूड पीसेस दिया करिए, जैसे एप्पल हो गया या पपाया हो गया या बॉइल्ड पोटैटो हो गया, तो ये सब चीज़ों को भी आप दीजिए। थोड़ा थोड़ा बच्चा उससे च्यू करेगा और अपने उसको उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, थोड़ा सा च्यू करता है तो, और वो निगलना, चबाना, चीज़ों को मिक्स करना, ये सब चीज़ें भी सीखता है। तो ये जो प्रोसेस अगर वो सीख ले तो आगे जाके उसको सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ और ऑनवर्ड्स उसको दिक्कत नहीं होगी। अब यही बच्चे जो इस स्टेज में नहीं सीख पाते हैं, उनको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसी ढर्रे पे चलते चलते 2 साल से जो चीज़ कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ पाएंगे उसके बाद ना, और उसको वापस पलटाने में या उसको वापस से वो चीज़ें सिखाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। 1-2 महीना 3 महीने तक मदर बार बार उसको रेगुलरली सिखाएगी, तब जाके वो बच्चा सीख पाएगा कि हाँ भाई चबाना है, चाहिए सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं। अब हमारे पास जब तक पेरेंट्स आते हैं, वो सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में अगर होता है बच्चा, उसको आदत पड़ी हुई है सब निगल के खाने की या फिर दूध पी के काम चला लेने की, तो वो बच्चा फिर वो नहीं चबाना सीख पाता है। मतलब खाने में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है फाइबर का होना, और ये फाइबर, लैकिंग ऑफ फाइबर प्लस फॉल्टी फीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है आज के डेट में। मतलब हम कितना भी इन्वेस्टिगेशन करा लें, ज़्यादातर चीज़ों में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता है, सिर्फ एक फॉल्टी फीडिंग और वो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे इंडिया में है दूध के प्रति जो लगाव है, ठीक है। दूध आज के डेट में या हमेशा से ही
बहुत लोगों के लिए बहुत प्रिय वो रहता है कि दूध नहीं पिएगा बच्चा तो क्या करेगा, दूध तो पीना ज़रूरी है। और कई बार बच्चे जैसे कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो चलो दूध तो पी लिया, नहीं खा रहा है चलो दूध तो पी लिया, ये टेंडेंसी बन जाती है ना। माँ ऑफ़र करती खिलाने के लिए, बच्चे ने खाया, नहीं खा रहा, एक कटोरी बनाया उसने, आधा कटोरी खाया, 2 चम्मच खाया, छोड़ दिया, नहीं खा रहा है तो चलो दूध पिला दो, ठीक है, नहीं खा रहा है चलो दूध पिला दो। तो ये जो आइस ब्रेकिंग है वो नहीं हो पाती है ना। बच्चा उसमें 2-4 बार रिफ्यूज़ किया, मदर ने दूध पिला दिया, 2-4 बार रिफ्यूज़ किया, दूध पिला दिया। तो ये दूध वाली जो टेंडेंसी है वो बढ़ते जाती है और दूध का डाइजेशन मुश्किल है, क्योंकि दूध का जो प्रोटीन होता है, जनरली 1 साल के बाद सब लोग एनिमल मिल्क पे आ जाते हैं, टोन मिल्क हो गया, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क, यही सब पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो थोड़ा सा हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन होता है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा जूसेस की ज़रूरत पड़ती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता है। और जब डाइजेस्ट होता है तो उसके जो प्रोडक्ट बनता है दैट बिकम्स हार्ड, ठीक है ना, हार्ड प्रोडक्ट बनता है। तो हमने जो देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो मिल्क डिपेंडेंट होते हैं वो पक्का कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉन्स्टिपेशन का एक मेन रीज़न होता है लैक ऑफ फाइबर प्लस एक्सेसिव मिल्क। हमारे पास तो 2-2, 2.5 लीटर दूध पी जाते हैं बच्चे, ऐसे बच्चे आते हैं, और मदर बोलती है कि कुछ खाता नहीं है, पूछो कितना दूध पीता है, तो बताती हैं कि दिन भर में 1.5 से 2 लीटर तो दूध ही पी जाता है। तो जब 1.5-2 लीटर दूध ही पी लेगा तो फिर वो बच्चा खाएगा क्या उसमें चीज़ में। स्टमक का साइज़ तो वही है, उसमें या तो आप मिल्क डाल दो या तो उसमें खाना डाल दो। तो वो इस चक्कर में जो आइस ब्रेकिंग है वो नहीं होता, बच्चा खाने को तैयार नहीं, मदर के अंदर पेशेंस नहीं, और ये स्थिति बनी रहती है, और वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन और ये सब चीज़ों पे कन्वर्ट। 6 महीने के बाद का जो बच्चा है वो दिन भर में कितनी बार कोशिश यूजुअली करनी चाहिए कि उसको कुछ सेमी लिक्विड चीज़ें देखिए मिलती धीरे धीरे ना शुरू में तो बच्चा जब 6 महीने से छोटा होता है तो हम 2-2, 3-3 घंटे में फीड कराने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि स्टमक साइज़ छोटा होता है, बच्चे का ग्रोथ भी काफ़ी एक्सपोनेंशियली ज़्यादा हो रही होती है, उसमें रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है उसको। 6 महीने के बाद ग्रोथ की वेलोसिटी थोड़ी कम होती है, 1 साल बाद ग्रोथ की वेलोसिटी और कम होती है, फिर 2 साल के बाद और कम होती है। तो ग्रोथ की वेलोसिटी धीरे धीरे करके कम होते जाती है। तो उसी तरह से उनकी खाने की रिक्वायरमेंट और डाइजेशन का पावर भी चेंज होते जाता है। तो लेकिन लोग उस हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, जैसे हर 2-2 घंटे में जो चला रहे हैं वो आगे भी चलाते रहते हैं, सोचते हैं कि बच्चा आगे भी हर 2-2 घंटे में खाएगा, 2.5 घंटे में खाएगा, ऐसा नहीं होता है। 6 महीने के बाद फिर बच्चे को 3 या 4 घंटे के बाद हम खाने बोलते हैं, ताकि उसका जो स्टमक है वो खाली हो। खाली होने के बाद फिर जब खाना आगे बढ़ेगा तो फिर उसको भूख लगेगी। अगर स्टमक ही खाली नहीं होगा उसका, जहाँ पे मेनली खाना जाता है, तो फिर उसको भूख नहीं लगेगी, और उसके पहले ही अगर आप उसको खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो रिफ्यूज़ करेगा खाने के लिए, और वो उस समय बोल नहीं पा रहा होता है, तो वो उनको मदर को लगता है कि ये खाना ही नहीं खाना चाहता है करके। तो इसलिए हम दिन भर में 3 to 4 मील्स अ डे हम एडवाइस करते हैं 6 महीने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्रेकफास्ट हो गया, एक लंच हो गया, एक इवनिंग में स्नैक्स हो गया, और एक डिनर हो गया। इस तरह से हम 4 मील्स अ डे के लिए एडवाइस करते हैं 6 to 1 ईयर के बीच में। और उसके बाद जब 1 ईयर to 2 ईयर हो जाता है तो 3 मील्स अ डे में हम शिफ्ट कर देते हैं कि 3 मील्स अ डे दीजिए, दैट इज़ गुड इनफ। और पानी भी ज़रूरी है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़। पानी इज़ मस्ट, पानी तो हर चीज़ के लिए जरूरी है, पानी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर वो दिन भर पानी भी पीता रह जाएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। पानी तो जितना जाएगा बॉडी अपने अब्जॉर्व करती है, अपने काम में लेती है, एक्सेसिव को आप यूरिन में निकाल देती है, ठीक है। मतलब मोटे तौर पे खाने में फाइबर, सेमी लिक्विड चीज़, पानी अगर रखेंगे सही से तो कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन की। इसके बाद फिर दूसरी चीज़ें आती जो मैं बताऊंगा। फर्स्ट हम एडवाइस यही करते हैं कि खाने में फाइबर अच्छा जाना चाहिए, मिल्क का इंटेक कम होना चाहिए, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, और मैदा नहीं होना चाहिए। मैदा इज़ टोटली फाइबर फ्री, मतलब फाइबर तो होता ही नहीं है मैदा में ना, तो इसलिए मैदा अवॉइड करने बोलते हैं। और मैदा आजकल कॉमनली हमारे घर की चीज़ों में रहता ही है ज़्यादातर में, इवन जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, या फिर आप इवन जो आटा आप मंगाते हैं घर में, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैदे के फॉर्म में ही होता है। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें रिफाइंड कर चुकी होते हैं, तो उसमें फाइबर तो ख़त्म ही हो चुका होता है। तो जो हम आटा समझ के खा रहे हैं वो भी मोस्टली मैदे के फॉर्म में ही होता है। तो इसलिए हमको इंटेंसली बताना पड़ता है कि आप फाइबर बढ़ाइए खाने में। ये जब चीज़ें होती हैं तब फिर हम साइमल्टेनियसली फिर हम टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं कि टॉयलेट ट्रेन करिए बच्चे को। अब उसको वो कितने उम्र पे शुरू हो जाएगी? टॉयलेट ट्रेनिंग यूजली हम 1.5 साल 2 साल के बीच में ही हम एडवाइस करते हैं कि 1.5-2 साल पे आप टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज टॉयलेट ट्रेनिंग भी एक
पेरेंटिंग का हिस्सा है ना। अभी तक तो शुरुआत में जो चल रहा होता है वो तो ठीक है, बच्चा बता नहीं पाएगा या आपके इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर पाएगा, लेकिन 1.5 साल 1 साल के आसपास बच्चा जो होता है वो आपकी बातें समझने लग जाता है, आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग जाता है। आप कुछ बोलो तो उस तरह से करके दिखाता है वो उस तरह के। तो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग जब आ जाती है बच्चे के अंदर, तब हम उसको टॉयलेट ट्रेन करने के लिए एडवाइस कर देते हैं कि आप इसको आप टॉयलेट ट्रेनिंग कराइए। और वो सही समय होता है, जो समय चूक जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग का, उनमें भी आगे जाके फिर कॉन्स्टिपेशन में ही कन्वर्ट होता है मोस्टली। और इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही आजकल जो डायपर का ट्रेंड है वो उसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि डायपर्स पहले ज़माने में उतने नहीं यूज़ होते थे, लेकिन अब डायपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। तो वो टॉयलेट ट्रेनिंग वाली जो फेज़ है उसमें भी डायपर्स में ही बच्चा रहता है पूरे टाइम, कब पॉटी किया कब सुसु किया किसी को पता भी नहीं रहता है, और वो जब कर लेता है उसके बाद फिर उसको चेंज किया जाता है। तो डायपर्स की वजह से भी टॉयलेट ट्रेनिंग में डिले होता है बच्चे में। तो ये भी ध्यान देंगे। ध्यान देके चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह के वीडियोस हम और भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे, और आप देखिए ज़रूर, अपनों को दिखाइए ज़रूर। आपको इस तरह के वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे किडोक्रेसी पे आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।